Good evening friends, this is Anand Kevat. I welcome all of you to in this video which is related to the new pension, national pension scheme, and generally it is called new pension scheme 19 and 2021. Some notifications have been received regarding the central civil services payment of gratuity under NPS rules. So in this video we will be discussing about these rules, these notifications which is regarding the ग्रेजुटी जो कि न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम वालों को मिलती है कि नहीं, उसके बारे में ये वीडियो रहेगा। और साथ ही नए साल की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और नए साल में आप लोग जो भी जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं, प्रभु आपको वो गोल अचीव करने में आपकी हेल्प करे। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नोटिफिकेशन जो कि 30/9/2021 को आया था रिगार्डिंग न्यू पेंशन नेशनल पेंशन स्कीम। ये इसका पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 को डिस्कस करने के लिए कि जिसमें कि रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 21 तक का हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, उसका डिस्क्राइब करेंगे कि क्या है इस पेंशन स्कीम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो इस वीडियो में सबसे पहला है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें ये बोला गया है कि GSR 658E के अनुसार ये जो आर्टिकल 309 का पावर है, जो आपको ये चीज़ मतलब कन्फेयर करता है कि क्या चीज़ होना चाहिए पेंशन के लिए, एंड क्लास ऑफ आर्टिकल 149 का जो क्लास 5 है, इन दोनों को देखते हुए जो है ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने इस रिगार्डिंग में जो है रेलवे जो भी सिविल सर्विसेज के एम्प्लाई हैं या इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उनको प्रेसिडेंट द्वारा ये फॉलोइंग जो है नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसमें कि जो है हम लोग किसके क्या क्या चीज़ें रहेंगी रूल्स में, उन सभी रूल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला रूल नंबर 1 में दिया हुआ है कि इसमें अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो पेंशन का सिस्टम है ये किस आर्टिकल के आधार पर एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो इसमें आप आर्टिकल 309 का भी रेफरेंस दे सकते हैं या फिर क्लास 5 ऑफ आर्टिकल 145 का भी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है। शॉर्ट टाइटल में देख लेते हैं हम, इसमें चैप्टर 1 में दिया हुआ है शॉर्ट टाइटल के बारे में। तो शॉर्ट टाइटल रहेगा रूल नंबर 1 में। तो ये रूल क्या नाम से जाने जाएंगे? दिस रूल विल बी कॉल्ड एज CCS, मतलब सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी अंडर न्यू पेंशन नेशनल पेंशन सिस्टम 2021 के नाम से ये जो रूल है उसको जाना जाएगा। कब से इन्फोर्स होगा? जब से ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश होगा तब से ये इन्फोर्स माना जाएगा। सेकंड नंबर में दिया हुआ है एप्लीकेशन, किन लोगों पे ये लागू होगा। तो ये एप्लीकेबल किन लोगों पे होगा? सभी लोग जानते हैं कि जो लोग 1 जनवरी 2004 के बाद में अपॉइंट हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं रेलवे में, उन लोगों पर ये रूल लागू होता है। जो कि इसमें दिया हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट इन डिफेंस सर्विसेज में जो लोग अपॉइंट हुए हैं और अपॉइंटेड सब्सटेंटिवली टू सिविल सर्विसेज में उसके बाद में ज्वाइन हो गए हैं, एंड पोस्टेड इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ, और जिनका संबंध है अफेयर है यूनियन मिनिस्ट्री से और जो 1 जनवरी को अपॉइंट हुए हैं, उन लोगों पर ये लागू होगा, जिसको कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेंशन नेशनल पेंशन सिस्टम के हिसाब से 2021 के नाम से जाना जाएगा। और बशर्ते इसमें प्रोवाइडेड डेट दिया हुआ है कि इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट हु डाइज ड्यूरिंग सर्विस, जो सर्विस के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनकी डेथ हो गई है, एंड इज़ बोर्डेड आउट एन अकाउंट ऑफ डिसेबलमेंट, या कि जो फिर बाहर हो गए उससे इन अकाउंट ऑफ डिसेबलमेंट के चलते या रिटायरमेंट ऑन इनवेलिडेशन हु हैड एक्सरसाइज, और जिन्होंने ऑप्शन दिया था रूल नंबर 10 के अनुसार CCS इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पेंशन स्कीम रूल 2021 फॉर अवेलिंग बेनिफिट CCS पेंशन रूल 1972 के बेनिफिट अवेल करने के लिए जिन्होंने ऑप्शन दिया था, जिनकी डेथ हो जाने के कारण, तो उन लोगों पर ये रूल लागू नहीं होगा। उनको जो है जो बेनिफिट दिया जाएगा वो CCS 1972 के हिसाब से, ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से उन्हें बेनिफिट दिया जाएगा। साथ ही साथ उनको पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी जो मिलेगी वो इस रूल के अनुसार मिल जाएगी। ओल्ड मतलब ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो लोग डाइज हुए ड्यूरिंग सर्विस में अनुसार अगर उन्होंने ऑप्शन दे दिया है कि उनको जो ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट दिया जाए, तो ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट तो दिया ही जाएगा, लेकिन जो ग्रेजुटी जो रहेगी शेल बी मेड अकॉर्डिंग विद दिस सेड रूल, जो रूल रहेंगे उसके अनुसार उनको
पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी दी जाएगी। तो मतलब अगर देखा जाए तो इन लोगों को जिन्होंने ऑप्शन दिया है उन लोगों को छोड़कर ये 2001 के बाद जो लोग 2004 के बाद जो लोग अपॉइंट हुए उनको उनके ऊपर ये रूल लागू होगा। नेक्स्ट चैप्टर रूल नंबर 3 में डेफिनेशंस दी हुई है। डेफिनेशंस में वही है इमोल्यूमेंट गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, तो उस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 2 में हम लोग डिसाइड देखेंगे कि रेगुलेशन ऑफ क्लेम टू ग्रेजुटी, ग्रेजुटी के लिए जो क्लेम किया जाता है उनके रेगुलेशंस क्या हैं। तो ग्रेजुटी एक प्रकार से गवर्नमेंट एम्प्लॉई को गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि गवर्नमेंट अपनी इच्छा से गवर्नमेंट अपनी अकाउंट से एम्प्लॉय को देता है। बाकी जो भी एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को जो भी फैसिलिटी मतलब जो पीएफ देखा जाए या लीव इनकेसमेंट, तो ये सारा पैसा तो एम्प्लॉय का ही होता है। उसको अगर देखा जाए तो बेनिफिट के नाम पे अगर एम्प्लॉयर जो देता है तो वो होती है ग्रेजुटी। तो ग्रेजुटी कब दी जाएगी, या तो रिटायर हो जाए या फिर उसको रिटायर कर दिया जाए या डिस्चार्ज हो जाए या डिस्चार्ज कर दिया जाए एंड इज़ अलाउड टू रिज़ाइन, या फिर उसको परमिट कर दिया जाए कि रिज़ाइन करने के लिए अगर एम्प्लॉय चाहे तो, जिसको VRS स्कीम बोला जाता है, या फिर उसकी डेथ हो जाती है। इन सभी केसेस में उसे ग्रेजुटी के लिए वो इंटाइटल हो जाता है। अब ग्रेजुटी जब के लिए इंटाइटल हो गया, उसने अप्लाई किया या उसे रिटायर कर दिया, तो उस दिन उसका लास्ट वर्किंग जो डे रहेगा, लास्ट जिस दिन डिस्चार्ज किया जाएगा, जिस दिन रिटायर होगा, तो उस दिन को भी लास्ट वर्किंग डे माना जाएगा। उसके अकॉर्डिंग उसका जो है सेटलमेंट या जो बोलना चाहिए कि रिटायरमेंट बेनिफिट उस लास्ट वर्किंग डे को मानते हुए उसे बेनिफिट दिया जाएगा। अब इसमें रूल नंबर 5 में दिया हुआ है कि राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड ग्रेजुटी। विथहोल्ड मतलब रोक लेना किसी की ग्रेजुटी को, ये राइट किसको दिया हुआ है, प्रेसिडेंट को, ये एक राइट है। तो ये प्रेसिडेंट रिजर्व टू हिमसेल्फ अपने आप के पास एक राइट रखता है तो विथहोल्डिंग ग्रेजुटी, या तो फुल या फिर पार्ट में, मतलब पूरा ग्रेजुटी विथहोल्ड कर सकते हैं, या फिर इन पार्ट में मतलब पार्सली आधा 25% 50% ऐसा करके उसको विथहोल्ड कर सकते हैं। और अगर साथ ही अगर कोई पेक्यूनरी लॉस हुआ है एम्प्लॉई के कारण के, एम्प्लॉई की नेग्लिजेंसी या मिसकंडक्ट के कारण अगर गवर्नमेंट को कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए उसकी ग्रेजुटी में से वो अमाउंट निकाला जा सकता है फॉर विथहोल्डिंग करने के लिए, या फिर फुल या फिर पार्ट में उसको, मतलब उस जो पेक्यूनरी लॉस हुआ है उसको ग्रेजुटी से निकाला जा सकता है। लेकिन उसके लिए राइट किसको है, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट जो रहेगा, अगर मान लो ऐसा कोई ऑर्डर फाइनल ऑर्डर इशू करता है तो वो यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उससे कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट ये ऑर्डर इशू करेंगे। तो ये इसमें एक कंडीशन दी गई है। अब देख लेते हैं इसमें टू का ए देख लेते हैं। 2 का ए ये है कि द डिपार्टमेंट, अब जब किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग चल रही होगी और आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, जब गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड हो जाएगा तो बी डीम टू बी प्रोसीडिंग, उसे ये माना जाएगा अंडर दिस रूल शैल बी कंटिन्यू, और उसे कंटिन्यू कर दिया जाएगा कंक्लूडेड बाय द अथॉरिटी विच दे कमेंस इन द सेम मैनर, और उसका जो प्रोसीडिंग जो रहेगा वो कंटिन्यू उसी तरह चलता रहेगा जिस प्रकार से एक एम्प्लॉय एज इन सर्विस में रहता है, एज इफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैड कंटिन्यू इन सर्विस, उसे ऐसा सर्विस में मानते हुए उसका जो है प्रोसेस उसकी की जाएगी। डीम टू बी प्रोसीडिंग, डीम्ड मान लिया जाएगा उसे एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय कि जैसे कि सर्विस में। प्रोवाइडेड इन ऑल केसेज, और बशर्ते जो ऑल केसेज वर द डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूट, जहाँ पर कि डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की गई है बाय एन अथॉरिटी सबॉर्डिनेट, ऐसी अथॉरिटी से, सबॉर्डिनेट अथॉरिटी से ऑफ द प्रेसिडेंट की जो सबॉर्डिनेट अथॉरिटी रहेगी उसके द्वारा, द अथॉरिटी शेल सबमिट, तो जो अथॉरिटी रहेगी वो एक रिपोर्ट अपनी जो फाइंडिंग्स की रहेगी रिपोर्ट वो सबमिट करेगी टू द प्रेसिडेंट। इसमें दिया हुआ है कि बी नंबर में कि नो ग्रेजुटी शेल बी पेएबल, उसको ग्रेजुटी नहीं दी जाएगी टू द गवर्नमेंट सर्वेंट अंटिल, जब तक कि कंक्लूजन नहीं आ जाता डिपार्टमेंटल या जुडिशियरी प्रोसीडिंग। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग मतलब DNAR के जो अगेंस्ट जो अगर कोई इंक्वायरी चल रही है तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग, अगर मगर उसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है जिसके कि जुडिशियल मतलब कोर्ट में अगर कोई केस पेंडिंग है तो उसके लिए जो है उसको जब तक उसका फाइनल ऑर्डर इशू नहीं होता तब तक उसे ग्रेजुटी नहीं दी जाएगी।
उसके बाद में दिया हुआ थर्ड नंबर की द प्रेसिडेंट में एनी टाइम, जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी समय इधर ऑन हिज ओन मोशन, या तो अपने स्वयं के संज्ञान लेते हुए या फिर अदरवाइज कहीं से अगर कुछ होता है तो कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ इंक्वायरीज, वो एक इंक्वायरी के रिकॉर्ड बुला सकते हैं एंड रिवाइज कर सकते हैं एट एनी टाइम, किसी भी समय उसको रिवाइज किया जा सकता है अंडर दिस रूल एंड मे कन्फर्म, चाहे तो वो उसे कन्फर्म कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या सेट असाइड, उस ऑर्डर को साइड कर सकते हैं, और रिमिट द केस टू एन अथॉरिटी, या फिर उस केस को फिर से रिमिट फिर से सुना जा सकता है, डायरेक्टिंग सच अथॉरिटी, ऐसी कोई अथॉरिटी को उसके लिए अपॉइंटमेंट करके फर्दर इंक्वायरी की जा सकती है। एंड इट में कंसिडर प्रॉपर इन सर्कमस्टांसेज, लेकिन उसके लिए क्या रहेगा कि अगर कोई इस टाइप से अगर फिर से रिमिट किया जाता है, फिर से किया जाता है, तो उसके लिए प्रॉपर ऐसे सर्कमस्टांस देखी जाएगी कि उस समय जो सर्कमस्टांसेस थी और जो पास सच ऑर्डर, ऐसा जो ऑर्डर पास किया जाता वो डीम्ड फिट हो रहा है कि नहीं उसके। प्रोवाइडेड नो ऑर्डर इनहेंसिंग, लेकिन अगर ऐसा कोई ऑर्डर जो इसमें कि इनहेंसिंग द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी, ग्रेजुटी का जो अमाउंट विथहेल्ड या विड्रॉन था, मतलब रोका गया था, उसको अगर इन्हांसिंग का कोई ऑर्डर आता है तो उसे ऐसा कोई ऑर्डर इन्हेंसिंग मतलब बढ़ाने के लिए नहीं किया जाएगा, मतलब जो अमाउंट है उसको अगर मान लो उससे बोला जाता है कि उससे ज़्यादा अमाउंट को इन्हेंस किया जाता है, उसको नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। इसमें 4 नंबर में देखते हैं द प्रेसिडेंट में एनी टाइम सेम थिंग है कि जो प्रेसिडेंट है वो एनी टाइम इधर इज ओन मोशन या फिर अदरवाइज रिव्यू, अपना रिव्यू कर सकता है एनी पास्ड ऑर्डर, जो भी ऑर्डर पास किया था अंडर दिस रूल अंडर एक्सेंटिन्यूएटिंग आर स्पेशल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट टू वारंट सच रिव्यू, ऐसी जो रिव्यू है उनको वारंट करने के लिए जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाती है, या फिर जब कोई ऐसा कोई मटेरियल एविडेंस आ जाता है कुड नॉट बी प्रोड्यूस, जो उस समय प्रोड्यूस नहीं किया गया था, एंड वाज नॉट, या फिर उस समय वो अवेलेबल नहीं था एट द पासिंग ऑफ ऑर्डर, जब वो ऑर्डर पास किया था, तो उस ऑर्डर, उस चीज़ को, उस मटेरियल या एविडेंस को मानते हुए अंडर रिव्यू में उसको चेंज कर, उस चीज़ को कंसिडर करते हुए उस ऑर्डर को रिव्यू करने की अगर ज़रूरत लगती है जो कि उस समय प्रोड्यूस नहीं हो पाया या उस समय अवेलेबल नहीं था, तो उस समय उसको अनुसार उसे चेंज किया जा सकता है। बट प्रोवाइडेड दैट सेम थिंग फिर उसमें दे दिया है कि प्रोवाइडेड नो ऑर्डर इनहेंसिंग द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी, कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं रहेगा जो कि इनहेंसिंग द ग्रेजुटी जो कि रोकी गई थी या जब्त कर ली गई थी शैल बी मेड किया जाएगा, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं पास किया जाएगा जिससे कि उसकी जो विथहोल्डिंग या विड्रॉन जो अमाउंट ग्रेजुटी का अमाउंट था वो ज़्यादा हो उसमें। अब इसमें देख लेते हैं 5 नंबर में फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल, इस रूल के पर्पज में अ डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड, ऐसी कोई डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग शैल बी उसे मान लिया जाएगा टू बी इंस्टीट्यूटेड ऑन द डेट, उस डेट को ऑन विच द स्टेटमेंट ऑफ चार्ज, जिस डेट को स्टेटमेंट ऑफ चार्ज इज इशू टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, या फिर अगर वो रिटायर हो गया तो पेंशनर है, या फिर द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट जो अंडर सस्पेंशन प्लेस्ड कर दिया गया है फ्रॉम एन अर्लियर डेट, पहले की डेट से। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसकी जो अगर मान लो कोई एम्प्लॉय को अगर सस्पेंशन में प्लेस कर लिया गया, उसके डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग उसे मान ली जाएगी इंस्टीट्यूटेड, जहाँ पर जुडिशियल प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड, जहाँ पर कि जुडिशियल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड की गई है, इंस्टीट्यूटेड हो गई, मान ली गई है। एंड इन केस ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड प्रोसीडिंग, और जहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है ऑन द डेट विच कंप्लेंट एंड रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, जहाँ पर क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग चालू है उस कंडीशन में जिस डेट को उसकी एफआईआर मतलब रिपोर्ट या कंप्लेंट वहाँ पर लिखी गई थी, उसको जो है मान लिया जाएगा कि उस दिन से उसकी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चालू है। इन केस ऑफ सिविल प्रोसीडिंग, और जहाँ पर सिविल प्रोसीडिंग चलती है ऑन द केस ऑफ कंप्लेंट इज प्रेजेंटेड इन द कोर्ट, जहाँ पर उस डेट को मान लिया जाए जिस दिन उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। चैप्टर 3 में दिया हुआ है दोस्तों एमोल्यूमेंट एंड एवरेज एमोल्यूमेंट, ये जो है चैप्टर 3 में है, इसको सेम चीज़ को एक जगह पेंशन मैनुअल में भी डिफाइन किया गया है, रूल नंबर 49 और 50 में, वही सेम चीज़ इसमें भी है, इसमें भी जो कैलकुलेशन रहेगा एमोल्यूमेंट का सेम उसी के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो पहले 6 नंबर रूल में दिया हुआ है एमोल्यूमेंट। एमोल्यूमेंट क्या होता है? एमोल्यूमेंट दोस्तों इसको बोला जाता है
मानदेय मतलब जो आपको बेसिक दिया जाता है और उस पर जो डीए मिलता है, उस दोनों को जो अमाउंट आता है उसको बोला जाता है एमोल्यूमेंट। तो इसी के लिए लिखा हुआ है कि द एक्सप्रेशन एमोल्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी। ग्रेजुटी का जो अमाउंट फिक्स किया जाता है, जो एम्प्लॉय को मिलने वाला है, उसको जो फिक्स डिटरमाइन करने के लिए, मानने के लिए जो एमोल्यूमेंट का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ अंडर दिस रूल सेल बी इंक्लूड द बेसिक पे। जो बेसिक पे रहेगी वो डिफाइन इन द रूल नंबर 9 ऑफ 21 का फर्स्ट फंडामेंटल रूल 1922 का जो अनुसार, जो रूल नंबर 9 का 21A और फर्स्ट में जो दिया हुआ है, डिफाइन किया गया, उसके अनुसार उसे एमोल्यूमेंट माना जाएगा। विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट वाज रिसीविंग, जिसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव कर रहा था इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट, उसके रिटायरमेंट होने से जस्ट बिफोर में, इमीडिएट बिफोर, ऑन द डेट ऑफ, या फिर उसकी अगर मान लो डेथ हुई है तो डेट से जो पहले वाला जो दिन था, उस दिन, डेथ वाले दिन जो उसका एमोल्यूमेंट रहेगा वो उसे डिफाइन किया जाएगा। शेल ऑल्सो भी इंक्लूड, उसके साथ साथ उसमें साथ में अगर उसका कोई नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है, जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट डॉक्टर्स को मिलता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, सेम चीज़ होती है कि रनिंग स्टाफ को मिलता है, तो वो भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा एमोल्यूमेंट में। फॉर द पर्पज़ ऑफ सब रूल, और इस रूल के लिए स्टेगनेशन इंक्रीमेंट, स्टेगनेशन मतलब होता है जो रुका हुआ इंक्रीमेंट है, सेल बी ट्रीटेड एज एमोल्यूमेंट फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रेजुटी, ग्रेजुटी कैलकुलेट करने के लिए उस एमोल्यूमेंट को ट्रीट किया जाएगा, उसे माना जाएगा। अब स्टेगनेशन इंक्रीमेंट क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, जहाँ पर इसके बारे में आ जाएगा, उसको बताऊँगा मैं वहाँ पर। और इसका 2 नंबर दिया हुआ है कि जहाँ पर एक गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होता है इमीडिएटली बिफोर इज रिटायरमेंट से पहले, या फिर डेथ हो जाती है वाइल इन सर्विस, ही हैड बीन एब्सेंट, अगर वो एब्सेंट हो जाता है फ्रॉम ड्यूटी एंड वाज ऑन लीव, या फिर वो लीव पर रहता है, फॉर विच, जिसके लिए कि उसको सैलरी पे होती है, मतलब उसको जो सैलरी के आधा, जिसके लिए जिस छुट्टी का उसे पैसा मिलता है और छुट्टी पे है, और उसको अगर पे सैलरी पेएबल है, या हैव बीन सस्पेंडेड, या फिर वो सस्पेंड कर दिया गया है और उसके बाद सस्पेंड के बाद उसको रेइंस्टेट कर दिया जाता है, विदाउट फॉरफीचर ऑफ सर्विस, सर्विस बिना को जब्त किए हुए। फॉरफीचर ऑफ सर्विस मतलब सर्विस को जब्त कर लेना, मतलब उसकी सर्विस को, उतनी सर्विस को छोड़ देना, या उसको भूल जाना, या उसको वहाँ पर सर्विस ब्रेक दे देना। तो विदाउट फॉरफीचर ऑफ सर्विस, बिना सर्विस को ब्रेक किए अगर मतलब कंटिन्यू मानते हुए उसको रेइंस्टेट किया जाता है, तो द एमोल्यूमेंट विच ही वुड हैव बीन ड्रॉन, तो जो एमोल्यूमेंट जो रहेगा, जो वो ड्रॉ कर रहा था, अगर मान लो वो एब्सेंट नहीं होता, ऐसा मान लिया जाता है कि जो एमोल्यूमेंट मानना कंसिडर किया जाएगा, अगर वो एब्सेंट नहीं होता, उस कंडीशन में उसे जो एमोल्यूमेंट मिलता था वो एमोल्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ ग्रेजुटी के लिए, बशर्ते एनी इंक्रीमेंट, लेकिन अगर प्रोवाइडेड दैट एनी इंक्रीमेंट इन पे, लेकिन उसकी पे में अगर कोई ऐसा इंक्रीमेंट लगता है अदर देन इंक्रीमेंट रिफर्ड इन सब रूल नंबर 5, सब रूल नंबर 5 के छोड़कर अगर कोई और इंक्रीमेंट लगता है उसकी पे में, तो विच नॉट एक्चुअली, जो उसने एक्चुअली ड्रॉन नहीं किया गया है, शेल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ एमोल्यूमेंट, तो उसे एमोल्यूमेंट का पार्ट नहीं माना जाएगा। अब ये रूल नंबर 5 क्या है उसको डिटेल में देखेंगे तब समझ में आएगा उसमें, ठीक है। तो इसको 5 में देखेंगे। अब यहाँ विच इज़ नॉट एक्चुअली ड्रॉन शेल बी पार्ट ऑफ एमोल्यूमेंट। इसमें 3 नंबर दिया हुआ है कि बारह गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर इज रिटायरमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायरमेंट से जस्ट पहले डेथ, या फिर डेथ से जस्ट पहले उसके सर्विस में हैड प्रोसीडेड ऑन लीव, वो रिटायरमेंट से पहले या डेथ से पहले लीव पे गया है, जिसके लिए लीव सैलरी इज पेएबल आफ्टर हैविंग हेल्ड अ हायर अपॉइंटमेंट, लेकिन उसके बाद उसे हायर अपॉइंटमेंट हेल्ड करना है, वेदर चाहे वो ऑफिशिएटिंग हो या फिर टेम्परेरी कैपेसिटी हो। द बेनिफिट ऑफ एमोल्यूमेंट, जो बेनिफिट एमोल्यूमेंट का बेनिफिट लगेगा इन द सच हायर अपॉइंटमेंट शेल बी गिवन, और जो हायर अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए वो उसे दिया जाएगा। ओनली इफ़, लेकिन क्या है, ओनली इफ़ इट इज़ सर्टिफाई, लेकिन अगर ऐसा सर्टिफाई कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव बीन कंटिन्यू, कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट था वो उसी कंटिन्यू होल्ड हायर पोस्ट होल्ड करते रहेगा, बट फॉर इज प्रोसीडिंग ऑन लीव के बाद भी, उस कंडीशन में जो है उसे हायर पोस्ट के एमोल्यूमेंट का बेनिफिट मिलेगा।
जहाँ पर एक गवर्नमेंट सर्वेंट 4 नंबर में है, जहाँ पर एक गवर्नमेंट सर्वेंट के रिटायरमेंट जो जस्ट पहले या डेथ से जस्ट पहले हैड बीन एब्सेंट, वो एब्सेंट हो गया फ्रॉम द ड्यूटी ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के पे उसको वो एब्सेंट रहता है, मतलब छुट्टी ड्यूटी पर नहीं आता है। एंड हैड बीन अंडर सस्पेंशन, या फिर उसे सस्पेंड कर दिया गया है। द पीरियड वेयर ऑफ डज नॉट काउंट एज सर्विस, जहाँ पर उस पीरियड को काउंट सर्विस के लिए काउंट नहीं किया जाता है। द इमेल्यूमेंट विच ही ड्रॉ, जो इमेल्यूमेंट वो ड्रॉ कर रहा था इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग, ऐसी छुट्टी जाने से पहले जो इमेल्यूमेंट ड्रॉ कर रहा था, या फिर बीइंग प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन शैल बी इमेल्यूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल, तो उसे इस रूल के लिए उसे इमेल्यूमेंट के लिए उसे माना जाएगा। या 5 नंबर में दिया है कि जहाँ पर एक गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर द रिटायरमेंट या फिर डेथ वाइल इन सर्विस, सर्विस में रहते हुए डेथ होती है उससे जस्ट पहले, वाज ऑन अर्न लीव पे था, एंड अर्न एन इंक्रीमेंट, और उसने इंक्रीमेंट अर्न किया, विच वाज नॉट, जो कि रोका नहीं गया था, मतलब किसी पनिशमेंट के थ्रू। सच इंक्रीमेंट डज नॉट एक्चुअली ड्रॉन, लेकिन वो एक्चुअली उसने वो लीव पे रहने के कारण उसे ड्रॉ नहीं किया। शेल फॉर्म पार्ट ऑफ इमेल्यूमेंट, लेकिन उसे इमेल्यूमेंट के लिए उसे पार्ट उसका पार्ट माना जाएगा, मतलब उसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसको और डिटेल में देखेंगे कि प्रोवाइडेड दैट द इंक्रीमेंट वाज अर्निंग, लेकिन जो इंक्रीमेंट अर्न किया था उसने ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ अर्न लीव नॉट एक्सीडिंग 120 डेज, लेकिन अगर उसने जो इंक्रीमेंट मिला था उस समय उसकी 120 डेज से ज़्यादा छुट्टी उसने अगर नहीं ली थी, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 120 days ऑफ अर्न लीव वेयर सच लीव वॉज फॉर मोर देन 100, जहाँ पर 120 दिन से ज़्यादा दिन के लिए छुट्टी गई थी, एंड और उस 120 दिन के अंदर अगर उसने वो जो इंक्रीमेंट अर्न किया था, तो उस कंडीशन में उसे उस इंक्रीमेंट का बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन अगर उस 120 दिन से ज़्यादा की छुट्टी थी और 120 दिन के बाद की छुट्टियों में अगर उसने वो इंक्रीमेंट अर्न किया है, तो उसे इंक्रीमेंट उनसे मतलब नहीं किया जाएगा। पेड ऑन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट while on deputation or another central department in armed front shall be treated as emolument, अगर वो कोई एम्प्लॉय अगर कहीं डेपुटेशन पे गया है गवर्नमेंट सर्विसेज में, इन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एयरफोर्स में, तो उसे एमोल्यूमेंट ट्रीट किया जाएगा। इसमें दिया हुआ है रूल नंबर, हम इसमें 7 में देख लेते हैं। सब रूल 7 बोल रहा है कि पेड ऑन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल ऑन फॉरेन सर्विस, अगर मान लो कोई एम्प्लॉई फॉरेन सर्विस पे डिप्यूटेशन पे गया है, तो उसका जो एमोल्यूमेंट वहाँ पर जो मिल रहा हो उसे नहीं माना जाएगा किसके लिए, एमोल्यूमेंट के लिए, बशर्ते उसे उसका जो एमोल्यूमेंट फिक्स किया जाएगा वो ये मानते हुए कि अगर वो एम्प्लॉई फॉरेन सर्विस पे नहीं जाता, अगर वो वहीं पर रहता था तो उसका क्या एमोल्यूमेंट रहता था, उसके अनुसार उसका रिटायरमेंट बेनिफिट फिक्स किया जाएगा। और जहाँ पर पेंशनर है हु इज़ री एम्प्लॉयड, अगर पेंशनर है और वो री एम्प्लॉयड किया जाता है गवर्नमेंट सर्विसमैन, है ना, हुज पे ऑन री एम्प्लॉयमेंट, जिसकी की री एम्प्लॉयमेंट पे जो पे बनेगी, हैज़ बीन रिड्यूस, जिसको कि रिड्यूस कर दिया गया है बाय एन अमाउंट एक ऐसे अमाउंट को नॉट एक्सीडिंग हिज मंथली पेंशन से, मतलब नॉट एक्सीडिंग हिज जो मंथली पेंशन से ज़्यादा नहीं है, उतना जो अमाउंट उसका रिड्यूस कर दिया गया है। तो एलिमेंट ऑफ मंथली पेंशन, जो मंथली पेंशन उसकी बनती थी, बाय विच हिज पे इज़ रिड्यूस, जिससे कि उसकी पेमेंट को रिड्यूस किया गया है, शैल बी ट्रीटेड एज इमोल्यूमेंट, उसको भी इमोल्यूमेंट के लिए ट्रीट किया जाएगा। एवरेज इमोल्यूमेंट, अभी तो री एंगेजमेंट या री एम्प्लॉयमेंट लगभग बंद ही कर दिया है। एवरेज इमोल्यूमेंट किसको बोला जाएगा, तो एवरेज इमोल्यूमेंट के लिए दिया है कि एवरेज इमोल्यूमेंट मतलब 10 महीने का एम्प्लॉय का लास्ट रिटायरमेंट से पहले का जस्ट बिफोर का 10 महीने का उसका एवरेज पे एमोल्यूमेंट निकाला जाता है। जो एवरेज एमोल्यूमेंट माना जाएगा उसे ये रिटायरमेंट ग्रेजुइटी के लिए या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जहाँ पर जो 10 मंथ का पीरियड है गवर्नमेंट सर्विस, अगर उस पीरियड में अगर एब्सेंट हो जाता है ऑन लीव, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी ऑन लीव, मतलब लीव लेकर अगर वो एब्सेंट होता है और उसके लिए लीव सैलरी उसे पेएबल होती है, या फिर सस्पेंड कर दिया जाता है और सस्पेंड के बाद रेइंस्टेट कर दिया जाता है बिना फॉरफीचर ऑफ सर्विस के, तो द इमोल्यूमेंट विच ही वुड हैव बीन ड्रॉन, तो उस समय में जो इमोल्यूमेंट रहेगा उसे ये मानते हुए कंसिडर किया जाएगा कि अगर वो एब्सेंट नहीं होता, मतलब लीव पे नहीं जाता या सस्पेंड नहीं होता,
तो उस समय जो एमोल्यूमेंट बनता था वही एमोल्यूमेंट इस डिटरमाइन किया जाएगा फॉर एवरेज एमोल्यूमेंट के लिए, बशर्ते ऐसा इंक्रीमेंट इन पे, लेकिन इस टाइप का कोई इंक्रीमेंट इसकी पे में जो कि अदर देन द इंक्रीमेंट रिफर्ड इन सब रूल नंबर 4, सब रूल नंबर 4 के अलावा जो अदर इंक्रीमेंट रहेगा विच इज़ नॉट एक्चुअली ड्रॉन शेल नॉट बी फॉर्म, जो कि एक्चुअली उसने ड्रॉन नहीं किया, शेल नॉट बी द फॉर्म ऑफ एमोल्यूमेंट, फॉर्म एमोल्यूमेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन वो अदर देन रूल सब रूल नंबर 5 अगर आता है इंक्रीमेंट तो उसे माना जाता है, लेकिन सब रूल 4 में आएगा तो उसे नहीं माना। वेयर ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ, अगर जहाँ पर लास्ट 10 महीने की सर्विस में गवर्नमेंट सर्वेंट एब्सेंट हो जाता है ड्यूटी पे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, या हैड बिन अंडर सस्पेंशन, द पीरियड वेयर ऑफ डज नॉट काउंट, जहाँ पर जो उस पीरियड को नहीं काउंट किया जाता सर्विस के लिए, मतलब सस्पेंड हो गया या फिर वो एब्सेंट हो गया जिस पीरियड को सर्विस के लिए काउंट नहीं करना है, द अफॉरसेड पीरियड, जो पीरियड बोला गया है पीरियड ऑन लीव और सस्पेंशन, शेल बी डिसरिगार्डेड, उस पीरियड को डिसरिगार्डेड कर दिया जाएगा, मतलब उसे साइड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एमोल्यूमेंट, जो एवरेज एमोल्यूमेंट मिला जाएगा। मान लो लास्ट के 2 महीने में वो सस्पेंड हो गया या उस एब्सेंट हो गया विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे, तो उस लास्ट का जो 2 महीना है उसको डिसरिगार्ड कर लिया जाएगा, उससे पहले के जो 10 महीने रहेंगे उसको उस पीरियड को उसमें कैलकुलेट किया जाएगा फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ एवरेज पेमेंट। तो ये था एवरेज एमोल्यूमेंट के बारे में। अब दिया हुआ है रूल नंबर, इसमें सब रूल नंबर 4 में है, जहाँ पर एक गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ ऑन अर्न लीव, जहाँ पर एक गवर्नमेंट सर्वेंट अर्न लीव पे था ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ फॉर हिज सर्विस एंड अर्न एन इंक्रीमेंट, और उसने इंक्रीमेंट अर्न कर लिया, विच वॉज नॉट विथहेल्ड, जो कि रोका नहीं गया था, एंड सच इंक्रीमेंट नॉट एक्चुअली ड्रॉन शेल बी इंक्लूडेड इन द एवरेज एमोल्यूमेंट। तो इसको दोस्तों हम एक एग्जाम्पल के द्वारा एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि मान लो 1 जनवरी को किसी का इंक्रीमेंट था, 1 जुलाई को उसका इंक्रीमेंट था। अब एम्प्लॉय जो है 25 जून से, मान लेते हैं कि 25 जून से 30 जुलाई तक जो है वो लीव पर है, तो इस रूल के अनुसार उसको जो इंक्रीमेंट मिलेगा जो 30 जुलाई से मिलेगा, 30 जुलाई से पहले की जो सैलरी बनेगी जो उसके पुराने बेसिक पे बनेगी, लेकिन जो इंक्रीमेंट जो कैलकुलेट किया जाएगा वो 30 जुलाई से किया जाएगा। लेकिन क्योंकि वो लीव पे और रिटायर हो रहा है तो उसके लिए जो रिटायरमेंट के लिए जो कैलकुलेशन किया जाएगा तो उसको 1 जुलाई से ही मान लिया जाएगा। हालांकि एक्चुअली उसने ड्रॉन नहीं किया इस पीरियड में जो इंक्रीमेंट था वो, लेकिन उसको कैलकुलेशन के लिए 1 जुलाई से ही माना जाएगा। तो ये है इस रूल का कहने का मतलब अगर आप इंक्रीमेंट डेट को अगर आप छुट्टी पर रहते हैं तो आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा वो जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट कैलकुलेट किया जाएगा। पर अगर रिटायरमेंट अगर आप उस पीरियड में हो जाते हैं तो उसको जो है जो प्रॉपर डेट थी उसी से मान लिया जाएगा। इसमें प्रोवाइडेड डेट दिया है कि इंक्रीमेंट वाज अर्न ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ पेनल, लेकिन अगर ये जो छुट्टी आपने यहाँ पर उसने 35 डेज़ की छुट्टी ली थी, अगर वही छुट्टी उसकी इंक्रीमेंट की डेट से 120 दिन से ज़्यादा की अगर छुट्टी होती है तो उसमें 120 दिन के अंदर अगर उसका इंक्रीमेंट आता है तब तो माना जाएगा, 120 दिन के बाद में अगर उसका इंक्रीमेंट जाता है तो उसे नहीं माना जाएगा। अब इसमें चैप्टर नंबर 4 दिया है क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में।